तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, एक गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना भाई। हनीपा जी बोलते हैं कि दारू पी लो जितनी भी पीनी है, ये चरस वरस मत करना, सूखे नशे मत करना। सूखे नशे के चक्कर में मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए। काफ़ी गाने थे, एक पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उसके बीच में सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिम्टम्स जो हैं ये क्या हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कमबैक का हल्ला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि एक समय पर हनीपा जी म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग थे। लेकिन साल 2014 में एक कंसर्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हनीपा जी की पूरी दुनिया ही पलट गई। हुआ कुछ ये था कि हनी सिंह एक वर्ल्ड टूर पर थे और यूएसए में अपना कंसर्ट कर रहे थे और तभी अचानक कॉन्सर्ट के बीच में ही उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा डरावने ख्याल आने लग गए। ख्याल ये था कि वहाँ मौजूद लोग यानी कि उनके फैंस उनको मार देंगे। डर इतना बढ़ गया कि हनी सिंह स्टेज पर से उतरे और कॉन्सर्ट के बीच में से ही छोड़कर चले गए। और बस फिर क्या था, इस एक इंसिडेंट ने सब कुछ ही बदल के रख दिया। जो हनी सिंह रैप इंडस्ट्री का भगवान बन चुका था वो सब एक ही झटके में खत्म हो गया। लोगों ने तरह तरह की अफवाह भी उड़ाई। किसी ने कहा कि हनी सिंह तो नशे करता है, किसी ने कहा वो लड़कियों के चक्कर में रहता है इसलिए ही उसका करियर डूब गया, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि हनीपा जी एक बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए थे और वो बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। लोगों ने तरह तरह की अफवाह भी उड़ाई। किसी ने कहा कि हनी सिंह तो नशे करता है, किसी ने कहा वो लड़कियों के चक्कर में रहता है इसलिए ही उसका करियर डूब गया, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि हनीपा जी एक बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए थे और वो बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर ने अचानक हनी सिंह की जिंदगी कैसे खराब की। साथ ही ये भी समझेंगे कि बाइपोलर डिजीज आखिर है क्या और इसका इलाज ऑलमोस्ट असंभव क्यों है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 15 मार्च 1983 को दिल्ली के कर्मपुरा में सरदार सरबजीत सिंह और भूपेंद्र कौर के घर रिदेश सिंह यानी अपने हनी सिंह का जन्म हुआ। हनी सिंह को म्यूजिक में बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट लगभग 10 साल की उम्र में ही वो अपने स्कूल प्रेयर में तबला बजाने लगा था। लेकिन कुछ ही समय में हनी सिंह को अपने स्कूल यानी सिख स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल की प्रेयर में तबला बजाने से रोक दिया गया। स्कूल वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हनी सिंह ने अपने केश कत्ल करवा लिए थे यानी बाल कटवा लिए थे। आपको बता दूं कि सिखों में केश 5 सिख आइडेंटिटी मार्कर्स में से एक होते हैं और हनी सिंह के बाल कटवाने से स्कूल कमेटी ने हनी सिंह को प्रेयर टीम में तबला बजाने से रोक दिया। स्कूलिंग के दौरान हनी सिंह का म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इसके कारण उसे 12वीं क्लास दोबारा करनी पड़ी। अब जैसे तैसे स्कूलिंग कंप्लीट होते ही हर इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। लेकिन अपने भाई को तो म्यूजिक के बड़े वाले कीड़े ने काटा था, तो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए और अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के इस ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से BSc IT में हनी सिंह ने एडमिशन ले लिया। लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। जब पेशेंट के ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में से सेरोटोनिन, डोपामिन या नोरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। बाइपोलर के इस हाई फेज को मेडिकल टर्म में मेनिया और हाइपोमेनिया बोलते हैं। मेनिया में पेशेंट बहुत कम नींद लेने के बाद भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करता है, साथ में काफी ज्यादा एक्टिव होकर फिजिकल वर्क करने लगता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिस्क एक्टिविटीज जैसे कि पैसा खर्च करेगा तो सारे पैसे उड़ा देगा, दान करेगा तो सारी प्रॉपर्टी दान कर देगा, नए नए दोस्त बनाएगा, बहुत ज्यादा पार्टी करेगा, हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा और कई सारे सेक्सुअल पार्टनर्स बना लेगा। पेशेंट को हर एक सेकंड में एक नया आइडिया आएगा यानी विचारों की गति और बोलने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि पेशेंट लगातार हाई एनर्जी के साथ सेंसलेस बातें करता रहता है और कॉन्फिडेंस का लेवल तो ऐसा हो जाता है कि हवा में महल बना देगा। यानी कम शब्दों में बोलूं तो इन केमिकल्स का ब्रेन में बढ़ना बंदे को भगवान बना देता है। मेनिया में पेशेंट एक बिना ब्रेक की फरारी बन जाता है जिसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ सबसे मजे की बात तो ये है कि जब भी किसी पेशेंट को बाइपोलर या मेनिया वाला फेज आता है तो शुरू में घर वालों को लगता है कि उनका बच्चा एक्टिव और हार्ड वर्किंग हो गया है। हाई एनर्जी और हैप्पी मूड की वजह से घर वालों के दिमाग में बीमारी का कोई थॉट आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ वीक्स या मंथ्स में ये मेनिया वाला फेज का एंड होता है तो पेशेंट में अचानक बहुत ही भयंकर वाला मूड स्विंग होता है। इससे घर वाले पहली बार नोटिस करते हैं कि उनके बच्चे को कुछ तो हुआ है। मेनिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स ब्रेन में बढ़े थे उनमें से सेरोटोनिन अचानक से काफी लो हो जाता है और इससे शुरू होता है मेजर डिप्रेसिव फेज। अब पेशेंट बहुत ही सैड रहने के साथ एंजॉयबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम हो जाती हैं। इससे पेशेंट एकांत में रहने लगता है, बेकार की बातों की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाता है और लोगों से डरने लगता है कि ये लोग उसको मारेंगे, जैसा कि हनी सिंह को पहली बार अमेरिका में स्टेज शो के दौरान हुआ था। अब धीरे धीरे अननेसेसरी भयंकर गिल्ट फीलिंग और एंजाइटी पेशेंट को इतनी ज्यादा घेर लेती है कि उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं। इसी वजह से हनी भाई जब इस भयानक डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे थे, नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स इस डिप्रेसिव फेज में अपने आप को हर्ट करने या करने की कोशिश करते हैं। इस डिप्रेसिव फेज के बाद फिर से मेनिया यानी हाई एनर्जी वाला फेज और कुछ पेशेंट्स में ये साइकिल चलता रहता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और सब्सटेंस के यूजेस के अलावा भी इन रीजंस की वजह से लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के इन 3 एपिसोड्स की वजह से हनी सिंह लगभग 3 साल कंप्लीटली और 4 साल पार्शियली अपने पैशन से दूर रहे और हनी भाई 7 डॉक्टर्स और करोड़ों फैंस की दुआ की वजह से एक बार फिर से इंडस्ट्री में तहलका मचाने आ गए हैं। 100 बात की एक बात यह है कि हनी सिंह को जो बीमारी हुई है यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर वो क्योर तो नहीं होता, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, काउंसलिंग एंड अदर स्ट्रेटेजीज की हेल्प से
इंसान डेफिनेटली नॉर्मल लाइफ तो जी ही सकता है। साल 2008 से 2014 तक हनी सिंह का भी अपना एक गोल्डन एरा ही था। हम सब उसके बहुत हार्ड फैंस थे। हम तो आज भी चाहते हैं कि हनी सिंह का वही गोल्डन कमबैक हो जाए, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर ने एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हनी सिंह के कमबैक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताना। स्कूलिंग के दौरान हनी सिंह का म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इसके कारण उसे 12वीं क्लास दोबारा करनी पड़ी। अब जैसे तैसे स्कूलिंग कंप्लीट होते ही हर इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन अपने भाई को तो म्यूजिक के बड़े वाले कीड़े ने काटा था। तो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए और अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के इस ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से BSc IT में हनी सिंह ने एडमिशन ले लिया। BSc IT में एडमिशन के पीछे हनी भाई का खुरापाती स्वार्थ ये था कि BSc IT करूंगा तो घर वाले कंप्यूटर दिलवाएंगे और कंप्यूटर पर बनाऊंगा म्यूजिक। कंप्यूटर मिलने के बाद हनी सिंह कंप्यूटर पर काफी टाइम बिताने लगा। अब घर वालों को तो लगता था कि ये प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन रात को जैसे ही सब घर वाले सोते थे तो हनी सिंह कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना शुरू कर देता था। हनी सिंह कॉलेज टाइम में घर से तो कॉलेज के लिए ही निकलता था, लेकिन कॉलेज बंक करके आसपास के डीजे से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता था। कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक इस लड़के ने इतना म्यूजिक सीख लिया कि इसे एल्बम म्यूजिक प्रोड्यूस करने की अच्छी खासी सेंस आ गई थी। अब हनी सिंह रात भर जाग जाग कर रिमिक्स म्यूजिक बनाने लगा था। अब इस रिमिक्स म्यूजिक की सीडीज हनी सिंह दिल्ली के कुछ फेमस क्लब्स में देने लगा। देखते ही देखते क्लब्स में इस लड़के के रिमिक्स म्यूजिक को काफी पसंद किया जाने लगा। एक दिन दिल्ली के क्लब में इंग्लैंड से आए ललित कालिया ने जब हनी सिंह के रिमिक्स वर्क को सुना तो उन्होंने हनी सिंह को यूके की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। उन्होंने मुझे साइन किया, 1 साल मैंने एल्बम पे काम किया, रीमिक्स किया मैंने। हाँ जी, पूरी एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हनी पाजी ने अगले 1 साल मुंबई में लेकर हम दीवाना दिल एल्बम के रिमिक्स पर वर्क किया और ये रिमिक्स जब लॉन्च हुआ तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। मुंबई को 1 साल देने के बाद वापस दिल्ली में अगले 1 साल बेरोजगारी और घर वालों के प्रेशर से बचने के लिए हनी सिंह अपने घर पर एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखता था। बात यह कि जब भी फादर साहब घर में मौजूद हो तो मुझे घर पर नहीं रहना है और फादर साहब के घर जाते ही चुपके से घर में घुस जाना है। 2005 में हनी भाई के डेडिकेशन और लक ने फिर से साथ दिया और हनी सिंह ने अपनी लाइफ का पहला सुपरहिट सॉन्ग खड़के गिलासी दिया। उसके लिए हनी सिंह को अवार्ड तो मिला, लेकिन पैसे ना मिलने से फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी की वैसी ही थी। लेकिन बैड फाइनेंशियल कंडीशन का सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि हनी पाजी को कंप्यूटर फील्ड की जॉब करनी नहीं थी। इसी बात से नाराज हनी सिंह के फादर साहब ने एक दिन भाई के सारे रिमिक्स सैंपल सीडीज को घर से बाहर फेंक दिया। हनी सिंह सीडीज और घर से अपना कंप्यूटर उठाकर अपने गुरुजी के खाली फ्लैट पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी अर्निंग वाला पार्ट हनी भाई की लाइफ में मिसिंग था। दिक्कत ये भी थी कि इस मिसिंग एलिमेंट को अर्न करने के लिए हनी सिंह बॉम्बे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बॉम्बे की म्यूजिक इंडस्ट्री में उस टाइम तक हिप हॉप म्यूजिक का चलन बिल्कुल भी नहीं था। को हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं, बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था। इसलिए नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए हनी भाई अपने दोस्तों के सजेशन पर चंडीगढ़ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर शिफ्ट हुए। पंजाब में अब तक जो लोग ढोल वाली बीट यानी ट्रेडिशनल म्यूजिक पर नाच रहे थे, उसमें हनी सिंह अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे, जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में तो काफी प्रोफेशनल पंजाबी सिंगर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे और ऊपर से ये हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। पंजाब में अब तक जो लोग ढोल वाली बीट यानी ट्रेडिशनल म्यूजिक पर नाच रहे थे, उसमें हनी सिंह अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे, जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में तो काफी प्रोफेशनल पंजाबी सिंगर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे और ऊपर से ये हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। कई रिजेक्शंस झेलने के बाद हनी भाई ने रिबर्थ नाम का एक पंजाबी एल्बम किया और ये एल्बम पंजाब के साथ यूके कनाडा में भी सुपर हिट हो गया। जिस हनी सिंह के साथ अभी तक लोग काम करने से डर रहे थे, उसके इस एक रिबर्थ म्यूजिक एल्बम की सक्सेस ने हनी सिंह के दरबार में उस टाइम के मशहूर पंजाबी सिंगर्स का जमावड़ा लगा दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बैक टू बैक सक्सेसफुल एल्बम्स देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खास पहचान बना ली। हालांकि अभी भी ये एक चीज से काफी परेशान थे, वो ये कि इनके पास जितने भी फेमस सिंगर्स काम करवाने आ रहे थे, वो हनी सिंह के साथ काम तो करना चाह रहे थे, लेकिन उस हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट से उन्हें डर लग रहा था। हनी सिंह ने इस प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये कि हनी सिंह एल्बम के सभी सॉन्ग्स का म्यूजिक सिंगर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते थे, एक्सेप्ट एक सॉन्ग जिसमें अपने हिसाब से हिप हॉप वाले बीट को यूज करते थे। इस बात से सिंगर्स भी राजी थे। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे एल्बम में मैं ये कहता था, आपने नहीं मेरी माननी तो 7 गाने आपकी मर्जी के, 8वां गाना मेरी मर्जी का। कोई बात, अपनी मर्जी तो करनी है, भले छोटी सी करे। और वो 8वां वाला चलता, वो 8वां ही चलता था। लेकिन इस मैसिव सक्सेस के साथ हनी सिंह के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ गई। जैसे सॉन्ग्स में वल्गर लैंग्वेज की यूज की वजह से उस पर FIR हुई। रफ्तार और बादशाह ने आरोप लगाया कि लिरिक्स उसकी थी, लेकिन हनी सिंह ने क्रेडिट नहीं दिया। हनी सिंह के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ गई। जैसे सॉन्ग्स में वल्गर लैंग्वेज की यूज की वजह से उस पर FIR हुई। रफ्तार और बादशाह ने आरोप लगाया कि लिरिक्स उसकी थी, लेकिन हनी सिंह ने क्रेडिट नहीं दिया। यार तूने पहला गाना कौन सा सुना था वैसे रफ्तार भी अगर जाए? मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। या फिर सॉन्ग्स के बोल लड़कियों और नशे के आसपास होते हैं, क्योंकि एना वीना डोप शो मारा करो, बिकिनी में लड़की यॉट पे नाच रही है और मैं उसमें बोल रहा हूँ चक्को चक्को चक्को, कोई फ्रेश नहीं हो मिल रहा। मैंने जब डोप शोप ना मारा करो इंटरनेशनल विलेजर अपनी एल्बम लॉन्च करी, तो तब पंजाब में मेरे पुतले साड़े गए। सक्सेस में मदमस्त हनी भाई अब दिन रात काम करने लगे थे, कम नींद लेते थे और हद से ज्यादा नशे करने लगे थे। मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था बहुत गंदा, 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की। नशे मतलब वीड क्या?
बहुत ज़्यादा करता था मैं। अब साल 2014 में वर्ल्ड टूर के दौरान पहली बार हनी पाजी को स्टेज पर परफॉर्म करने में दिक्कत आने लगी। I was sick at that time and I left the tour in between in America और मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा। हनी सिंह को स्टेज पर साइकोटिक सिम्टम्स आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वो अपनी टीम से जिद करके इस प्रमोशनल वर्ल्ड टूर को बीच में ही छोड़ के इंडिया आ गए। मुझे सिम्टम्स आ रहे थे बड़े गंदे से, कि बहुत गंदे सिम्टम्स आ रहे थे मुझे, तो मैंने कहा मैं परफॉर्म नहीं करूँगा आज। और जब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया तो शुरू में तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि हनी सिंह के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे हनी सिंह और ज्यादा डिप्रेशन, डर और थॉट से घिरते जा रहे थे। हनी सिंह की दिन पे दिन खराब हालत को देखते हुए कई डॉक्टर्स बदले गए, क्योंकि अगले 1.5 साल तक डॉक्टर्स इनकी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। और तो और उनको स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने तो ये तक भी बोल दिया था कि अब हनी भाई को इसी कंडीशन में ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। और कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसके बाद दवाइयाँ देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी ने दिल्ली के डॉक्टर राहुल मुरादा से कंसल्ट करने को कहा। डॉक्टर मुरादा पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या, तो आपको बता दूं कि ये दिमाग का दही करने वाली बीमारी है जो कि ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। आपको याद हो तो हनी सिंह ने अमेरिका में जब वर्ल्ड टूर वाले शो को छोड़ा था तो उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आए थे। वो पहली बार था जब हनी भाई को ऐसा लगा कि भीड़ यानी ऑडियंस उनको मार देगी, और ये डर हनी सिंह के ब्रेन में इस सेरोटोनिन की कमी की वजह से लगा था। चलिए डॉक्टर से समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। ये है आपका ब्रेन जो कि इन टाइनी न्यूरॉन्स से बना है। जब ये न्यूरॉन्स आपस में मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो इन केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। वैसे तो ह्यूमन ब्रेन में बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स होते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। पहला है ये सेरोटोनिन, दूसरा है ये नोरेपिनेफ्रिन और तीसरा है ये डोपामिन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के ब्रेन में इंबैलेंस होने से आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं।